हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगह दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना है। ध्यान रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती और वो एक दिन आज ही का दिन होगा। प्यारे दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। अगर आज खुद पे भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन रोकने वाली नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज खुद से बोल के जाना है कि जितना मुझे आता है मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आता और जो मुझे नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता। ये अगर ठान के एग्जाम के हुआ है अंदर जाओगे तो नॉरसेट को उसकी औकात दिखा के आओगे और सफलता तो मिलेगी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, तुमने इतने लंबे टाइम से मेहनत की, तुमने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए कोशिश की है, माता पिता के चेहरे का हंसी का कारण बनने की कोशिश की है। वादा करता हूं हर सेंटर से आवाज निकलेगी 360 डिग्री मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया एंड अब्रॉड। ध्यान रखिएगा, हर हर उत्कर्ष घर घर उत्कर्ष जैसी चीज को सार्थक करके दिखाओगे। आज वो 1.5 घंटे का समय, अरे 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक इतिहास रचोगे और 80,000 की सैलरी को सुनिश्चित करोगे, ये मेरी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन में मंद मंद मुस्कुराहट आएगी, चाहे ओबीजी भाभी जी हो, चाहे टूटू बच्चा हो, अरे चाहे भाई साहब हो, या कोई अटरम सटरम या पड़ोसी की जलन हो या खुद के जलवे हो, हर एक चीज देखने को मिलेगी। तो चिंता मुक्त हो जाएगा और मन मुक्त होकर के पेपर में जाने की कोशिश कीजिएगा। चलेगा, आज के सेशन में देखते हैं, क्या पता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आज के सेशन से छपके दिखाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को उजागर करके लाएगा। तो टुकर नहीं देखना है, आंकड़ा मैक्सिमम होना चाहिए। पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब या किस प्रकार से देना है, ये तमाम मुद्दे डील करेंगे क्लास के एंड में। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, हाँ रोहित, चलो। आफ्टर ए 72 आवर्स ऑफ द सीजेशन ऑफ एल्कोहल यूज, एक कोई व्यक्ति है जिसको 72 घंटे हो गए दारू छोड़े हुए, ठीक है। आपसे बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन द पेशेंट विद द एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। एक व्यक्ति है जो एल्कोहल डिपेंडेंट था, यानी लंबे टाइम से, देखो छोड़ना और पकड़ने के लिए एक चीज जरूरी होती है। कई लोग कहते हैं मैंने वो छोड़ दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को पहले पकड़ रखा होगा तभी छोड़ा जाता है। जो चीज होती नहीं है उसका त्याग कैसे किया जाता है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम का मतलब पेशेंट आर यूजिंग ए प्रोलॉन्ग टाइम एल्कोहल, यानी प्रोलॉन्ग टाइम एडिक्टेड एल्कोहल का था, रोज दारू पीता था, 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल हो गए और अब दारू को छोड़ दिया। इसका मतलब उसने दारू को रोका, और दारू रोका मतलब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, विथड्रॉवल आएगा। अरे भैया जी, जिस चीज के लगातार जुड़े रहते हो और उसको रोक दिया जाए तो उसकी कमी आती है या नहीं आती है। मान लीजिएगा भगवान ना करे लेकिन 360 की एक दिन छुट्टी करेंगे तो तुम्हारे अंदर विड्रॉल सिम्टम आएंगे या नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे सर। 652 एपिसोड बोले तो 652 दिन का लंबा संघर्ष, बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना किसी थके, हर एक परिस्थिति में सेशन लिया गया है। और अगर उस सेशन की एक दिन भी छुट्टी करेंगे तो तुम्हारे अंदर क्या आएंगे, विड्रॉल सिम्टम आएंगे। यानी सर पिछले 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, 2.25 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई है, 2.25 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई है। सारे अति महत्वपूर्ण कामों को साइड में, वो कहते हैं ना सारे काम एक तरफ और 360 एक तरफ। तो वैसे ही यहां विड्रॉल सिम्टम आएंगे अल्कोहल वाले मरीज में। पहला बोल दिया ट्रिमर एंड स्वेटिंग, अरे मरीज में ट्रिमर आएंगे और मरीज में स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पसीना। दूसरा हो गया एल्कोहलिक एल्यूसिनेशन। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक एल्यूसिनेशन किस में होता है, एल्कोहलिक एल्यूसिनेशन को किस में जोड़ा जाता है, जो एल्कोहल वाले पेशेंट के कारण डूबती हुई चेहरे के आगे झाइयां देखने को मिलता है, एल्कोहलिक एल्यूसिनेशन। अगर आपसे पूछे एल्कोहल पीने से कौन सा होता है, विजुअल होता है, लेकिन विड्रॉल के टाइम कौन सा होता है, ऑडिटरी होता है, लिख लीजिएगा। अरे पीने के टाइम, अगर बोले पीने के टाइम कौन सा होता है, विजुअल होता है, अरे कौन सा होता है, विजुअल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विथड्रॉवल में कौन सा होता है, अरे विथड्रॉवल में कौन सा होता है, ऑडिटरी देखने को मिलता है। और अगर कुछ ना पूछे, सिर्फ पूछे एल्कोहलिक पेशेंट में कौन सा एल्यूसिनेशन, तो जवाब देना ऑडिटरी एल्यूसिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।
छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए, नहीं होगी बेटा। आप लोगों का प्यार और विश्वास है तो क्यों छुट्टी होगी। ध्यान रखिएगा, आज छुट्टी तो कईयों की करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखिएगा, अगर पीने के टाइम लिख के पूछे तो विजुअल, विड्रॉल पूछे तो ऑडिटरी, और कुछ ना लिखे तो भी ऑडिटरी। मोस्ट कॉमन एल्यूसिनेशन शुड बी सीन इन द एल्कोहलिक पेशेंट, तो ऑडिटरी एल्यूसिनेशन, कानों में आवाजें आती रहती है, उड़ा दो। नेक्स्ट हो गया एल्कोहल विड्रॉल सीजर। अरे नो डाउट सीजर आती है, लेकिन सीजर बाद में आएगी, उससे पहले आएगा मरीज में डिलीरियम ट्रिमर। अरे क्या देखने को मिलता है डिलीरियम, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब डिलीरियम इज ए डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। अरे चीजें तैरती हुई नजर आएगी, लहराती हुई नजर आएगी, और उसके साथ में मरीज में ट्रिमर आते हैं, तो डिलीरियम ट्रिमर देखने को मिलता है, जरूर मिलता है। इसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है सर, एल्कोहलिक। अरे क्या देखने को मिल सकता है प्यारे दोस्तों, एल्कोहलिक फिस्ट देखने को मिलती है। अरे क्या देखने को मिलती है, एल्कोहलिक फिस्ट देखने को मिलती है, यानी किसी भी एक स्पेशल अंग में मरीज के कॉन्ट्रैक्शन का पाया जाना एल्कोहलिक फिस्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये एल्कोहल के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल को रोकने के लिए या किसी भी मरीज में एवर्जन थेरेपी, स्पेशल एवर्जन थेरेपी का सवाल देखने को मिल सकता है प्यारे दोस्तों। अगर एग्जामिनर पूछे एवर्जन, व्हाट डू यू मीन बाय एवर्जन, तो एवर्जन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के प्लीजरेबल मूवमेंट को अनप्लीजरेबल मूवमेंट में कन्वर्ट करना, किसके माध्यम से, अनप्लीजेंट स्टिमुलेशन के माध्यम से। यानी शराबी के लिए शराब पीना प्लीजेंट मोमेंट है, शराबी के लिए शराब को पीना। एल्कोहल क्या है प्यारे दोस्तों, एल्कोहल उसके लिए प्लीजरेबल है, उसके अंदर से एल्कोहल को आप विथड्रॉल करवा रहे हो, अरे या एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, एल्कोहल का नुकसान करवा रहे हो, किसके मदद से, डाइसल्फेराम। अरे डाइसल्फेराम नाम की जो दवाई देखने को मिलती है वो एवर्जन के लिए देखने को मिलेगी। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेंट वंसेंट लेना, सारी चीजें जानकारियां पहले देना। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम के लिए दी जाने वाली दवाई का नाम क्या है, लिब्रियम बोला जाता है। अरे कौन सी दवाई दी जाती है, लिब्रियम बोली जाती है। लिब्रियम बोले तो क्लोरडाइजेपोक्साइड। अरे कौन सी बोली जाती है, क्लोरडायाजेपोक्साइड, क्लोरडायाजेपोक्साइड बोली जाती है। अरे कौन सी बोली जाती है, क्लोरडाइजेपोक्साइड नाम की दवाई दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सारे शब्दों को दिमाग में छाप के रखिएगा, कौन सी चीज किसको रोकेगी। और राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। धमाकेदार पहला सवाल आपका सही। आज मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं आपका एक भी सवाल गलत कराऊं, क्योंकि मुझे पता है अब नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव कब हो गए। तो आज अपन फुल पॉजिटिव पीक परवान चढ़ेंगे, एक भी सवाल गलत करके नहीं दिखाएंगे, सारे सही होंगे। तो तुम सोच लीजिएगा, जब आज सारे सही हैं तो दोपहर में भी सारे सही हैं। नेक्स्ट सवाल आ चुका है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सर आज तो एग्जाम है ना, हाँ है ना, पता है तुम्हें, थैंक यू सो मच। सबका जवाब आ रहा है प्यारे दोस्तों, ए डी 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 बी 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 डी बी डी, अलग अलग रंग बिरंगे जवाब देखने को मिल रहे हैं। प्यारे दोस्तों बात करते हैं, सवाल ने पूछा है 30 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विथ सर्जरी ऑफ ओपीडी। अरे एक मरीज क्या देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों, 30 साल का है, मेल है, प्रेजेंट विद सर्जरी ऑपरेशन के लिए आया है ओपीडी में, विथ स्वेलिंग इन द इंग्वाइनल रीजन, और इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। चलेगा, इंग्वाइनल का मतलब एब्डोमिनल कैविटी का कुछ पोर्शन है जो पेल्विक कैविटी में जा रहा है। अरे विथ रिड्यूस विद द प्रोडक्शन ऑफ द, अरे भैया जी, ग्रार्गलिंग साउंड, और उसमें एक साउंड जनरेट हो रहा है। इट इज ए डिसअपीयर कंप्लीटली थ्रू आउट द डीप रिंग। अरे डीप पेरिनियल रिंग के बाद कंप्लीटली एब्सेंट हो रहा है। व्हाट इज ए मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये मोस्ट लाइकली किस चीज को डायग्नोस कर रहा है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल का मतलब भैया जी ध्यान रखिएगा, ज्यादा डीप में न जाते हुए मान लीजिएगा ये एब्डोमिनल कैविटी थी, इसके बाद में ये आपकी पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी का कोई पोर्शन डायरेक्टली आपका नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। और जो इनडायरेक्टली पहुंच रहा है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और जो साउंड उस साइड में बंद हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। प्री में भी पूछा था फीमेल के लिए, अगर आपसे बोला जाए कि इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमनली सीन इन, अरे भैया जी अगर आपसे पूछे इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमनली सीन इन,
इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमनली सीन इन, तो जवाब देना है मेल, और फीमेल में बड़ा रेयर होता है, मेल में 93% होता है प्यारे दोस्तों। वहीं पे भाभी जी में 7% देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेल में इंग्वाइनल हर्निया में सारे सिम्टम कौन से आएंगे? स्क्रोटल, अरे स्क्रोटल हैंगिंग जैसा, या स्क्रोटल में उसको फीलिंग देखने को मिलेगी। फीलिंग का मतलब उसको लगेगा कि रिंगिंग मूवमेंट या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। अरे रिमूवल ऑफ हर्निया ऐसा नहीं है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया नहीं होगा, राइट आंसर भी जाएगा। हर्निया के अंदर बात करते हैं, एक नाम आता है प्यारे दोस्तों डाईफ्रागमेटिक हर्निया। डाईफ्रागमेटिक हर्निया, डाईफ्रागमेटिक हर्निया का मतलब क्या देखने को मिलता है कि एब्डोमिनल कैविटी का पोर्शन डायफ्राम की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगा, डाईफ्रागमेटिक हर्निया, जिसे हाइएटल हर्निया का बोला जाता है, हाइएटल हर्निया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों। अम्लाइकल हर्निया देखने को मिल सकता है, अम्लिकल हर्निया, अम्लिकल अम्लाइकस से पास से निकलता है। इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया जो भैया जी पेल्विक कैविटी में जा रहा है। और भैया जी सर्जिकल साइट हर्निया देखने को मिल सकता है, सर्जिकल साइट का पोर्शन बाहर निकल जाना। अरे क्या देखने को मिल सकता है? सर्जिकल साइट, अरे सर्जिकल साइट का मतलब या जिसे इंसिजन साइट बोला जाता है, सर्जिकल साइट जिसे अपन इंसिजन साइट के नाम से जानते हैं, वो हर्निया हो सकता है। सारे हर्नियाओं का इलाज है देखना, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में सारे सिम्टम जीईआरडी वाले आएंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर वाले देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे हर्निया का ट्रीटमेंट क्या होता है, अरे हर्निया का ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला होता है पोजीशन, जिसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। पोजीशन का मतलब डायफ्रैग्मेटिक को भैया जी हाई फोलस दो ताकि अपने आप सेटल हो जाए। इंग्वाइनल में क्या करो भैया जी, रिवर्स टेंडल सॉरी ट्रेंडलन बर्ग दे दो, पैरों को ऊपर उठा दो, सर को नीचे कर दो, ग्रेविटी काम करेगी। अम्लाइकस में नॉर्मली रखा जाता है। हर्निया के सर्जरी की जाती है और सर्जरी का नाम होता है हर्नियोरेपी और हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेपी ध्यान रखिएगा, हर्नियोरेपी का मतलब रिपेयर करो, और हर्नियोप्लास्टी ध्यान रखिएगा, हर्नियोरेपी और हर्नियोप्लास्टी नाम के सर्जरी कर किया जाता है। और इन दोनों सर्जरी का क्या मामला देखने को मिलता है, हर्निया वाले मरीज में ऑपरेशन करने के बाद मरीज के अंदर यूरिनरी, अरे ध्यान रखिएगा इंग्वाइनल हर्निया या हर्निया वाले मरीज के अंदर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन जैसी समस्याएं आ सकती है। स्पेशल ज्यादातर होती है इंग्वाइनल हर्निया में। यहां लिखा हुआ है इंग्वाइनल में क्या देखने को मिल सकता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अरे क्या हो सकता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप स्क्रोटल सेक के आसपास जाओगे तो कहीं ना कहीं यूरिथ्रा को गड़बड़ा दोगे, और गड़बड़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। हर्निया होने का कारण क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी की जो मसल्स है वो वीक होने के कारण वहां से ऑर्गन प्रोट्रूज होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हर्निया, यानी एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ने के कारण या जंपिंग जपाक करने के कारण, ऊपर से नीचे कूदने के दौरान, जोर लगाने के दौरान, वजन लगाने के दौरान, हर्निया वाले मरीज को बोलना है आगामी 6 वीक तक किसी भी प्रकार का जंपिंग जपाक ना करें। अरे भैया जी वजन ना अड़ाए, जिम नहीं जाए, जिमन नहीं जाए, अरे शांति रखा करके अपनी बीमारी का बचाव करने की कोशिश करें, वरना तुरंत प्रभाव से हर्निया पेच उछल के फिर बीमारी आएगी। आपने नॉरसेट की फेमस फोटो देखी होगी, कई बार उछलती उछलती आती है, क्या कहलाता है, हर्निया पेच कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्निया पेच के नाम से जाना जाता है। अरे ऐसा ऐसी 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 एक हर्निया पेच होता है जो वीक मसल से वहां को लगा दिया जाता है, जो मजबूती देता है। ठीक है, राइट आंसर बी चला गया। और नेक्स्ट सवाल ये आएगा, अरे भैया जी मेगिस्ट्राइड इज ए कंसिस्ट ऑफ, मेगिस्ट्राइड कहां देखने को मिलता है, टूर्नामेंट कैंसिल करें ऑफ कोर्स। हर्निया मेस, हर्निया पेच सेम ही है। हाँ, उत्कर्ष ऐप के नोट्स मिल जाएंगे बेटा, बुक साला ऑप्शन है उसमें जाके ऑर्डर करें। ए सबका आंसर क्या देखने को मिल रहा है, ए आंसर चला जाएगा। सवाल पूछ रहा है मेगिस्ट्राइड इज ए कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन बोल दिया, अरे बिगिनिंग ओवेरियन ट्यूमर विद द एसाइटिक एंड प्लूरल इफ्यूजन। प्यारे दोस्तों ट्राइड है, इसका मतलब 3 चीजें आएगी। अरे मेलिग्नेंट ट्यूमर, एसाइटिक फ्लूइड एंड प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिक एंड प्लूरल इफ्यूजन, और मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड प्लूरल इफ्यूजन। जो बंदा पढ़ा हुआ है उसको पता है मेलिग्नेंट ट्यूमर और प्लूरल इफ्यूजन मतलब 1 और 1 2 ट्राइड हुआ ही नहीं। अरे भैया जी एसाइटिक एंड प्लूरल इफ्यूजन 1 और 1 2 ट्राइड हुआ ही नहीं।
मेलिग्नेंट ट्यूमर एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, जरूर ट्राइड बन रहा है। और भैया जी बिनाइन ट्यूमर एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, तो ये जो मेगिल्स ट्राइड होता है प्यारे दोस्तों, ये बिनाइन ट्यूमर के साथ होता है, मेलिग्नेंट के साथ नहीं होता है। बिनाइन का मतलब वो कैंसर जो अभी कैप्सुलेटेड है, और मेलिग्नेंट का मतलब जो अनकैप्सुलेटेड है। तो ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर में आता है। ओवेरियन कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर क्या होता है? CA 125। अरे क्या होता है? CA 125 मार्कर होता है। तो ध्यान रखिएगा, मेगी स्ट्राइड के लिए अगर आपसे सवाल पूछे तो ये जवाब देना। बैक स्ट्राइड किस में होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बैक ट्राइड किस में देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फटाक से कमेंट करो। अरे जितने भी ट्राइड हैं फटाक से सारे ट्राइडों को खोलने की कोशिश करो। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले विर्चो ट्राइड किस में होता है, कमेंट करते जाना, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक ट्राइड किस में देखने को मिलता है, फटाक से कमेंट दो। अरे एग्जामिनर पूछ लेता है कुशिंग, अरे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कुशिंग ट्राइड किस में देखने को मिलता है, जवाब देते जाना। अरे लिख के देना, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले प्यारे दोस्तों चारकोट ट्राइड किस में देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछ ले 5 नंबर पे चारकोट, अरे क्या देखने को मिलता है? चारकोट न्यूरेल्जिया ट्राइड। अरे न्यूरेल्जिया ट्राइड किस में देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कुशिंग ट्राइड हो गया, चलेगा। 6 नंबर पे और कौन सा? कोई ट्राइड या भी याद आ जाएगा, चिंता मत करो। अरे और कोई न कोई याद आ जाएगा, फटाक से जवाब दो। कार्डियक टेम्पोनेंट में होता है। वेल डन बेटा। इंक्रीज ICP में, DVP में, DVT में, कार्डियक टेम्पोनेंट में, कोलिलिथियासिस में, SBI में, कोलेंजाइटिस में, माइस्थेनिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। बहुत बढ़िया, नाइस शॉट। ध्यान रखिएगा, अरे विर्चो ट्राइड किस में होगा? DVT में होगा। अरे डीप वेन थ्रोम्बोफेलिपाइटिस में, ये किस में देखने को मिलता है? कार्डियक टेम्पोनेंट में। अरे किस में देखने को मिलता है? कार्डियक टेम्पो। अरे कार्डियक टेम्पो में देखने को मिलता है। बाकी एंडोकार्डाइटिस। कुशिंग ट्राइड किस में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, इंक्रीज ICP में, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो। अरे चारकोट ट्राइड किस में देखने को मिलता है? कोलेंजाइटिस में देखने को मिलता है। अरे ध्यान रखिएगा, न्यूरेल्जिया ट्राइड किस में देखने को मिलता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ट्राइड खींच के मारे निशाने, तो जवाब दे दीजिएगा कौन से ट्राइड में क्या मामला देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये सारे के सारे यार, राइट आंसर ए चला गया। नेक्स्ट सवाल ये रहा। वो विर्चो लिम्फ नोड होता है बेटा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा विर्चो लिम्फ नोड होता है, जो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट है गैस्ट्रिक कैंसर की, वो अलग चीज है, शब्दों को पहचाने। हाँ, कोलेंजाइटिस में देखने को मिलता है, सही बात है। चारकोट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, सॉरी जॉन्डिस होगा। बी बॉलर ने बॉल डाल दी और बैट्समैन ने मार दिया शॉट। देखते हैं। ए 47 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद परसिस्टेंट, एक मरीज है जिसमें परसिस्टेंट वोमिटिंग, लगातार उल्टी हो रही है। ही इज द नाउन एज द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, होने का कारण है ऑब्स्ट्रक्शन है। अरे व्हाट विल बी एसिड बेस इम्बैलेंस, तो प्यारे दोस्तों इसको प्रेगनेंसी से नहीं जोड़ना है। जैसे कि कई बच्चे प्रेगनेंसी से जोड़ बैठे होंगे, सर ने बोला था इमेसिस ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी में उल्टी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, जरूरत से ज्यादा उल्टी, फेट का ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो प्रेगनेंसी है, ये नॉर्मल इंसान है। अरे ध्यान रखिएगा, आपको बोल दिया ये रहा मरीज का स्टोमक, ये ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, और आपसे एग्जामिनर ने प्यारे दोस्तों ये बोल दिया इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण इन भाई साहब को जरूरत से ज्यादा उल्टी हो रही है। अरे जिसके कारण इन भाई साहब को क्या हो रही है? जरूरत से ज्यादा उल्टी हो रही है। उल्टी हो गई मतलब HCl का लॉस हो गया, उल्टी हो गई मतलब HCl का लॉस हो गया, और जिसमें HCl का लॉस होता है उसमें बाइकार्बोनेट अपने आप इंप्रूव हो जाता है। होता है या नहीं होता है? और बाइकार्बोनेट के बढ़ जाने के कारण कंडीशन, पहली बात कंडीशन मेटाबॉलिक है। अरे CO2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मेटाबॉलिक, और ये मेटाबॉलिक क्या कहलाएगा? एल्कलोसिस कहलाता है। अरे ये मेटाबॉलिक कैसा कहलाता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।
समझ में आई मेरी बात? अरे क्या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा? नहीं। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब देखने को मिलेगा? जब मरीज में जरूरत से ज्यादा CO2 का लॉस हो जाए, मरीज हाइपर वेंटिलेटेड देखने को मिले, मरीज गहरी गहरी सांसें ले, मरीज तेज तेज सांसें ले, मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन दे दो, तो होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, CO2 रिटेंट होने पे, मरीज के शरीर में CO2 रुकने पे, मरीज के शरीर में O2 नहीं दिए जाने पे, मरीज में एयरवे में दिक्कत होने पे, मरीज में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने पे, मरीज में रेस्पिरेटरी फेलियर होने पे, मरीज में रेस्पिरेटरी डिटोरिएशन कंडीशन पैदा होने पे, मरीज के अंदर ब्रेन के फंक्शन के साथ में मेटाबॉलिक वाइटल ऑर्गन के डैमेज होने पे, तमाम चीजों में जहां CO2 रुकेगी, अरे यहां CO2 बढ़ रही है, यहां CO2 घट रही है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी उड़ा दो। अरे ये भी नहीं है, दोनों में CO2 रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कब होगा? जब एसिड का लॉस होगा। एसिड का लॉस कब होगा? जब मरीज में लगातार अपर GI की सक्शनिंग करो, मरीज में बार बार लेवाज करो, मरीज में बार बार वोमिटिंग करवाओ, मरीज के ऊपर बॉडी कैविटी में कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, ऑर्गन रिमूवल वाली कंडीशन कर दो, तमाम कंडीशन में क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। जब एसिड की कमी आएगी, और जब मरीज में एसिड की क्या आएगी? कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मरीज के शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब लगातार मरीज में डायरिया देखने को मिलेगा, मरीज की लोअर GI लगातार खाली होती हुई जाएगी, मरीज में किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, हाइड्रोजन रिटेंशन हो जाएगा, क्रोनिक रीनल डिजीज हो जाएगी, मरीज में एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन हो जाएगा, रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रीनल डैमेज हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, ग्लोमेरुपाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन जिसमें हाइड्रोजन रुकने लगा, किडनी से चीजें बाहर जाने बंद हो गई, या फिर लोअर GI से जरूरत से ज्यादा लाने लग गई, मरीज में बर्न वाली कंडीशन होने लगी है, तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मरीज में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मरीज में एसिडोसिस। क्लियर है? तो ये वाला मामला वहां चला जाएगा। अरे तो आपसे लगातार वोमिटिंग पूछा है, और वोमिटिंग में क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हाइड्रोजन रुकेगा और यहां हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अरे यहां हाइड्रोजन कम हो गया, यहां हाइड्रोजन बढ़ गया, और जब हाइड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एसिड अपने आप बढ़ता है। एसिड और बेस दो, अरे दो अलग ध्रुव के तारे हैं प्यारे दोस्तों, उल्टी दिशा में चलने का काम करते हैं। बाकी पीएच का मामला पता ही है, जब पीएच बढ़ेगी तो CO2 घटेगी, CO2 बढ़ेगी तो पीएच घटेगी। एक सवाल 100 नहीं 500% आपके आज के एग्जाम में आएगा एसिड बेस इंबैलेंस का। नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, और जो आप सबका सही होगा। एग्जाम सेंटर पे 360 की दाड़ होगी, आप विद्यार्थियों का प्यार है, जरूर होगी, चिंता मत करो। ए एल्कोहलिक पेशेंट इज ऑन थेरेपी। एक एल्कोहलिक मरीज है जो थेरेपी ले रहा है। थेरेपी पीने की ले रहा है या उतारने की ले रहा है, आगे देखेंगे। चलेगा। एंजाइटी एंड फियर वर डेवलपिंग वेयर द एक्सपोज टू द स्मेल एंड टेस्ट। अब जब उसे घबराहट होती है, जब किसी सूंघने या फ्लेवर के लिए बात होती है ऑफ द सब्सटेंस। अरे एज ही वाज द पनिश्ड ड्यूरिंग द थेरेपी, और उसे थेरेपी के दौरान पनिशमेंट दिया जा रहा है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी वाज द गिवन। प्यारे दोस्तों, अरे स्मेल और टेस्ट में पनिशमेंट का फील होने का मतलब प्लीजरेबल मूवमेंट में भी कन्वर्ट इनटू द अनप्लीजरेबल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलेशन इज कॉल्ड एवर्जन थेरेपी। अरे इसे क्या बोला जाता है? एवर्जन थेरेपी बोला जाता है। राइट आंसर बी जाएगा। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलता है? बी देखने को मिलता है। एवर्जन के लिए कंसेंट लेना जरूरी है। वो कहते हैं ना, बिना बताए शराब छुड़ाएं, वो वाला कंसेप्ट होता है एवर्जन। अब एवर्जन में लक्षण क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही आपकी प्यारे दोस्तों डाई सल्फेराम, अगर आपसे पूछे डाई सल्फेराम और भैया जी एल्कोहलिक रिएक्शन, अरे एल्कोहल की रिएक्शन कितने मिनट में हो जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्शन शुड बी स्टार्टेड विद इन, अरे रिएक्शन शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल या विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में रिएक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन रिएक्शन अपने पीक परवान पे चढ़ जाती है 60 मिनट में। लेकिन ये रिएक्शन परसिस्टेंट कब तक देखने को मिलती है, यानी मौजूद कब तक रहेगी? तो आपका जवाब आना चाहिए सर, ये परसिस्टेंट रहती है 14 दिनों तक या 15 दिनों तक या 2 हफ्ते तक। यानी एक बार अगर आपने डाइसल्फेराम ले
बोली तो 5 मिनट में बॉडी अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देगी। और जो पीक लेवल अपना पीक रिएक्शन होती है वो 60 मिनट में होती है, ध्यान रखिएगा, 30 मिनट नहीं, पीक लेवल 60 मिनट होता है। और कब तक देखने को मिलती है? हाँ, इसको आप 2 से 3 मिनट भी बोल सकते हो, अरे 2 से 3 मिनट भी बोल सकते हो, लेकिन कब तक रहेगी? 14 दिन। अब इसमें मरीज में क्या देखने को मिलेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मरीज में टेकीकार्डिया होगा। अरे मरीज में टेकीकार्डिया होगा, मरीज में एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होगा, मरीज में डिज्निया देखने को मिलता है। अरे मरीज में डिज्निया होगा, मरीज में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, मरीज इरिटेबल हो जाएगा। अरे मरीज इरिटेबल देखने को मिलता है, मरीज में पाल्पिटेशन हो जाता है, मरीज में पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। अति महत्वपूर्ण चीज है नोजिया वोमिटिंग होने के कारण, अति महत्वपूर्ण चीज है नोजिया वोमिटिंग होने के कारण इस मरीज में क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। स्टार बना के लिख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट मैच इन द, अरे डाइसल्फाम एल्कोहलिक रिएक्शन, तो डाइसल्फाम एल्कोहलिक रिएक्शन में हाइपोटेंशन होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता है। बीपी बढ़ता नहीं है मुन्ना, बीपी घटता है, और घटने का कारण है लगातार उल्टी का पाया जाना। पहला लिख दिया फ्लूडिंग, फ्लूडिंग देखा जाता है फोबिया के मरीज में। व्हाट डू यू मीन बाय फोबिया? तो भैया जी, अरे इररेशनल फियर, बिना किसी चीज के तर्क के अगर किसी को लगातार डर लगे तो दैट इज कॉल्ड फोबिया। अरे उसे क्या बोला जाता है? फोबिया। और मोस्ट कॉमन फोबिया का नाम होता है एगेरोफोबिया। अरे मोस्ट कॉमन एगेरोफोबिया होता है ओपन स्पेस से डरना, ऊंचाई से डरना, एक्रोफोबिया, नाइट से डरना, निक्टोफोबिया, अरे नाइट से डरना, निक्टोफोबिया, शादी से डरना, गेमोफोबिया, पानी से डरना, हाइड्रोफोबिया, हवा से डरना, एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज ऑल्सो नोन एज रेबीज, रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे बोले कि किसी भी अरे डर वाली चीज का लगातार अचानक से सामना करार देना फ्लूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लूडिंग। फ्लूडिंग का मतलब बाढ़ होता है, लेकिन फ्लूडिंग आर मोर डेंजरस। जैसे कि मान लीजिएगा कोई कुत्ते से डरता है, लगातार उसको कुत्ते से सामना करवा दो, अरे लगातार उसके 10 कुत्ते पीछे लगा दो, कुत्ते पीछे लगा दिए तो एक चीज है कि या तो डर खत्म हो जाएगा और या वो खुद खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिनोफोबिया, जानवरों से डरने वाला देखने को मिलता है, सही बात है। हाँ, गेमोफोबिया शादी वाला होता है। सबसे खतरनाक स्कूलोफोबिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट कॉमन एगेरो होता है और सबसे खतरनाक स्कूलोफोबिया होता है। हाँ, क्लस्ट्रोफोबिया, एमआरआई में सीटी स्कैन की मशीन में डालने से पहले डर लगता है, तो रोकने के लिए सेडेशन दे दो। तो ध्यान रखिएगा, अचानक से सामना करना ना जो हानिकारक भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया फोबिया के लिए दी गई थेरेपी का नाम क्या होगा? अरे सबसे बढ़िया थेरेपी का नाम होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। उसमें सबसे पहले मरीज को रिलैक्स किया जाता है, फिर इमेजिनरी डेंजर के सामने सामना करवाया जाता है और उसके बाद में मरीज की चीजों को रियल डेंजर का सामना करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी आप मरीज की एंजाइटी को कम करोगे, मरीज में हायरार्की मेंटेन करोगे, इमेजिनरी डेंजर का सामना कराओगे, फिर रियल डेंजर का सामना कराओगे। यह आपका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, जो फोबिया के लिए बेस्ट थेरेपी होती है। आने वाले व्यक्ति को बोलो कि अपनी बॉडी रिलैक्स हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, चिंता मत करो। उसके बाद आप हायरार्की सेट करो कि सबसे ज्यादा डर क्या है, सबसे कॉमन डर क्या है। हायरार्की सेट करने के बाद उसे बोलो आंखें बंद कर ले। अब मन ही मन उसको बातों ही बातों में बोलना कि अपन रूम में बैठे हैं, यहां कुछ नहीं है, बस तुम फील करो कि तुम डर के सामने जा रहे हो। अरे तुम डर के सामने जा रहे हो, ये चीज को फील करें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब फील करेगा उसको कोई डर नहीं लगेगा, फिर एक्चुअल में करवा दो। ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट है। नेक्स्ट लिख दिया थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक ग्रेड एक्सपोजर का मतलब भैया जी ओरिएंटेशन की फेज के अंदर काम में लिया जाता है, सॉरी थेराप्यूटिक फेज के अंदर काम में लिया जाता है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? एवर्जन। एवर्जन अलग है, असर्टिवनेस अलग देखने को मिलता है और एब्रेक्शन अलग होता है। ध्यान रखिएगा, 3 शब्द कंफ्यूज कर देते हैं। एवर्जन क्या होता है? अलग है। अरे असर्टिवनेस अलग है, असर्टिवनेस थेरेपी अलग है, और एब्रेक्शन एब्रेक्शन थेरेपी अलग है। ये तीनों की तीनों क्या है प्यारे दोस्तों? थेरेपी है। अरे तीनों की तीनों क्या देखने को मिलती है? थेरेपी है। लेकिन अब एवर्जन थेरेपी का मतलब, एवर्जन का मतलब होता है प्लीजरेबल मूवमेंट में बी कन्वर्ट इनटू द अनप्लीजेंट मूवमेंट विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलेशन। नेक्स्ट होता है असर्टिवनेस का मतलब नाटक करके सामने वाले को चीजें समझाना। एल्कोहलिक लोगों को शराब छुड़वाने के लिए, अल्कोहल के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एल्कोहलिक एब्स्टिनेंस या एल्कोहलिक एनोनिमस पर्सन। एनोनिमस वाले अच्छे से समझा सकते हैं, यानी पुराने नंबर के नंबर 1 बेवड़े जो आजकल शराब छोड़ चुके हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। चलो, असर्टिवनेस का मतलब किसी शराबी को शराब छुड़ाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम करें, जिसमें एक पति होगा जो शराबी का रोल करेगा, उसकी पत्नी होगी उसकी शराबी की पत्नी का रोल करेगी, उसके बच्चे बीबी घर परिवार होगा और उसके सामने एक कहानी रिप्रेजेंट करके उन्हें उसके दुखदायी पल को बताया जाता है, तो खूब सारे लोगों का दिल पिघल जाएगा और शराब छोड़ दी जाएगी। लास्ट देखने को मिलता है एब्रेक्शन। एब्रेक्शन का मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी वाले मरीजों में काम में लेते हैं, यानी मरीज के अनकॉन्शियस माइंड से सेमी कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में लाकर के चीजों को शॉर्ट आउट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड
एब्रेक्शन, दैट इज कॉल्ड एब्रेक्शन। यानी भैया जी ध्यान रखिएगा, अनकॉन्शियस से किसी भी चीज को कॉन्शियस में ला करके एग्जिट आउट करना एब्रेक्शन कहलाता है। बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन करने वाली चीजें हैं ये तीनों शब्द। इसके अलावा भैया जी कंपल्सन, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये आपको कंफ्यूज करती है। सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, राइट आंसर यहां बी जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, जिस बंदे ने 360 डिग्री के तमाम एपिसोड देख रखे हैं वो बोलेगा पेपर इजी है, और जिसने नहीं देख रखा है वो बोलेगा हवाई नहीं लगी। क्यों देनी है बेटा? प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन में डिफरेंस कर दो बेटा। किसी स्पेशल इंडिविजुअल पर्सन को अपनी कमी का उसके ऊपर मत्थे मंड देना प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी मान लीजिएगा मुझे बाइक चलानी नहीं आती और मैं बोलूं कि मेरे भाई को बाइक चलानी नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। यानी मैं अपनी ओवन वीकनेस में भी प्रोजेक्ट इनटू द इंडिविजुअल पर्सन, किसी एक स्पेशल पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर थोपता हूं, प्रोजेक्शन कहलाता है। वहीं पे प्यारे दोस्तों मैं किसी ग्रुप को जिम्मेदार ठहरा देता हूं अपनी गलतियों के लिए, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। या मैं कोशिश कर रहा हूं, मत्थे नहीं मंड रहा हूं, मैं सामने वाले को अपनी बीमारियों के लिए, अपनी कमियों के लिए उसे जिम्मेदारी में डाल रहा हूं, उसको एक्सप्लेनेशन में डाल रहा हूं, उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। जस्टिफाई करना, एक्सक्यूज देना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अंगूर खट्टे हैं, अरे अंगूर है ही नहीं, खट्टे क्या है? अरे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, डांस आता ही नहीं है और मैंने बोल दिया आंगन टेढ़ा है। अरे आंगन टेढ़ा नहीं है, नाचना नहीं आता है। मैं अपनी कमियों के लिए बोल दूं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं फेल हो गया, तो टीचर एक नहीं सारे टीचर हैं। आप स्पेशल नाम लेकर के बोलो कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया और मैं फेल हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। या अगर फेल ही नहीं बोलो, आप बोलो कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। अरे एक्चुअल में किसी सवाल का, मान लीजिएगा इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, सिद्धार्थ को नहीं आता, और मैं स्पेशल एक पर्सन का कमेंट बॉक्स में नाम उठा करके बोलूं कि उस स्टूडेंट को इसका जवाब नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। क्लियर है? और या फिर मैं क्या करूं, इस सवाल को स्किप करके आगे चलूं। आपने बोला सर सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने बोला ये पेपर में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। कि मैंने तर्क दे दिया और आगे निकल गया, तर्क दे दिया और आगे निकल गया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। और अपनी कमी को किसी के मत्थे मंड देना प्रोजेक्शन कहलाता है। चलो, आपके सवाल ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी सीन इन द लेडी विद द क्रोन्स डिजीज। अरे क्रोन्स डिजीज वाली फीमेल के अंदर किसकी कमी होगी? इन whom in the terminal ileum who is the remove, और जिसमें टर्मिनल इलियम को रिमूव कर दिया, टर्मिनल इलियम को रिमूव कर दिया। तो प्यारे दोस्तों समय का अभाव है और कंसेप्ट भरपूर है। ये आपकी जीआईटी का मामला होता है, ये इलियम होता है, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग। अरे ध्यान रखिएगा, जू 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 जू। सही बात है। अब ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, यारे दोस्तों आईबीडी का मतलब इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज। अब इसमें दो नाम उछल उछल के आता है, एक आता है यूसी अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा आता है क्रोन्स डिजीज सीडी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहां से स्टार्ट होता है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछे तो जवाब देना स्टार्ट फ्रॉम रेक्टम। स्टार्ट कहां से होता है प्यारे दोस्तों? रेक्टम से होता है। कहां से होता है? रेक्टम। और उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? असेंडिंग। अरे क्या देखने को मिलता है? असेंडिंग नोच। अरे असेंडिंग लगातार होगा। नेक्स्ट ये क्या देखने को मिलता है? इसके कंटिन्यूस अल्सर बनते हैं। अरे इसके अल्सर कंटिन्यूस देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रोन्स डिजीज शुड भी कहां से स्टार्ट होती है? तो सर ये पहली बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस है डिसऑर्डर ऑफ कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन। अरे क्रोन्स डिजीज है डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा सा सवाल अगर पूछूं, सर जी शायरी सुना दो, कौन सी सुनाऊं? छोटू मल बता तू। अरे ध्यान रखिएगा, जल्दी से बोल तू कौन सी शायरी सुननी है। ये डिसऑर्डर किसका देखने को मिलता है? लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिलता है। सर ये किसका देखने को मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे छोटा क्वेश्चन आज के सेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहां से स्टार्ट होता है, तो कॉलोन के इस पोर्शन से शुरू होता है। अरे ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, मान लीजिएगा यहां छाले बन गए। अरे यहां क्या बन गए प्यारे दोस्तों? यहां छाले बन गए, अंदर से कट गया, फट गया, टीरिंग हो गया। अंदर से कट गया, फट गया, टीरिंग वाला मामला देखने को मिल रहा है। तो मरीज में फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है। अरे मरीज में फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है और मरीज में डायरिया हो रहा है। मरीज में एक तो क्या हो रहा है? डायरिया जैसी कंडीशन हो रही है और मरीज में फ्रेश ब्लीड हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये टोटली डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल कंडीशन। ये अगर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, अगर किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल कंडीशन या एंजाइटी इंप्रूव हो गई तो बीमारी कभी भी हील नहीं होगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है अगर मानसिक रूप से कमजोरी पैदा कर बैठे तो। दूसरी साइड में क्या देखने को मिलता है? मोटिवेशन सुना दूं, अपनी मंजिल को बुला करके जिए तो क्या खाक जिए, है दम तो उसे पाकर के दिखा और लिख दे खून से अपनी कामयाबी और बोल इस किस्मत को की है औकात तो
मिटा करके दिखा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोन्स डिजीज किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। सर ये कहां से स्टार्ट होती है, तो क्रोन्स डिजीज प्यारे दोस्तों ईसोफेगस से लेकर के इलियम कहीं पे भी हो सकती है। क्रोन्स डिजीज में भी ये क्रोन्स डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन द एनी टाइप कंडीशन या एनी लोकेशन कंडीशन फ्रॉम द ईसोफेगस टू इलियम, लेकिन मोस्ट कॉमन इसकी साइट क्या होती है, टर्मिनल इलियम। कहां होती है, टर्मिनल इलियम में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर टर्मिनल इलियम वाले पोर्शन में देखने को मिले छाले तो समझ लेना क्रोन्स डिजीज देखने को मिल रही है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनल इलियम में देखने को मिलती है और वो वहां देखने को मिलती है। दोनों मरीजों के अगर बात करते हैं कि बी डिजीज होने का कारण क्या निकल आया, अगर आप बोलोगे प्यारे दोस्तों आरएफ बताओ, ये सर जीएफ और बीएफ सुना, आरएफ मतलब रिस्क फैक्टर, तो ध्यान रखिएगा हाई फैटी डाइट, लगातार जरूरत से ज्यादा हाई फैट डाइट लेने के कारण, हाई फैटी डाइट और भैया जी लो कार्बोहाइड्रेट, अरे लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैटी डाइट लेने के कारण यह बीमारी डेवलप हो गई जिसमें डायरिया क्लासिकल है। अब आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों कि लगातार मरीज में डायरिया हो रहा है और फेट ज्यादा लेने की बीमारी है, तो अब तो फेट नहीं दे सकते, तो इसे ट्रीटमेंट में हीलिंग के लिए दी जाती है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और लो फाइबर डाइट दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लो फाइबर डाइट क्या करेगी, अरे भैया जी डायरिया को रोकने में मदद करेगी। और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, लेकिन फेट को बढ़ाना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फेट को बढ़ाना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर जी अपना आशीर्वाद दे दो, दिल खोल के आशीर्वाद है, सबके साथ में फुल है, झंडे गाड़ के आओगे। क्लियर है, ध्यान रख दिया। याद रखिएगा ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, व्रस्ट कंडीशन होती है, मरीज में ब्लीडिंग वाली चीज कंटिन्यू देखने को मिलती है और ये सवाल आपके सामने आएगा, आज 101% आएगा। चलो ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर मोटे मोटे रूप में बताऊं तो प्यारे दोस्तों ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, अगर बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन के अंदर पोर्शन के बारे में बात करें कि ये ड्यूडिनम होता है। सर ड्यूडिनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन वाली चीज चलती रहती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेजू, अरे जेजुनम में मामला क्या चलता रहता है, तो न्यूट्रिएंट का, अरे न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, जेजुनम में देखने को मिलता है। और प्यारे दोस्तों अगर आपसे बोल दिया जाए कि इलियम में क्या देखने को मिलता है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, लेकिन विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेशन कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा स्टिमुलेशन देने वाली शख्सियत का नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कौन सी सेल से आता है, पेराइटल सेल से आता है। जीआईटी की पेराइटल सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर तुमसे सवाल को कहीं से अरे खींच खींच के निशाने मारे तो चिंता मत करना। अगर एग्जामिनर पूछेगा किसकी कमी हो गई, अरे जब मरीज के इलियम निकाल दी तो विटामिन B12 की कमी हो गई, सी की कमी हुई नहीं। सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी होती है। सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड है। बेड सोर वाले मरीज में वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए विटामिन सी दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे उड़ा दीजिएगा, विटामिन के 2, 7, 9, 10 नाम के क्लोटिंग फैक्टर को बनाता है, ध्यान रखिएगा। और लिवर डिजीज वाले में नहीं बनते हैं, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बच्चा जन्म के साथ आता है तो बच्चे के पेट में ये नॉर्मल फ्लोरा नहीं होते हैं, तो इंजेक्शन दिया जाता है। और नियासिन की कमी से बीमारी होती है जिसका नाम है पेलाग्रा। और पेलाग्रा का क्लासिकल साइन आता है 4D एंड 3D। अरे क्या क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा डायरिया देखने को मिलेगा, डिमेंशिया देखने को मिलता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। और लास्ट में ना रोक पाओगे तो मुन्ना हो जाएगी डेथ। सर ये है नियासिन की कमी किस मरीज में, नियासिन बोले तो विटामिन B3। नियासिन की कमी किस लोगों में होती है, तो माइज ईटिंग, मक्का खाने वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। अरे माइज ईटिंग लोग, मक्का खाने वाले, कॉर्न खाने वाले, जिन व्यक्तियों में किसकी कमी हो जाती है, ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाती है। और जिसमें ट्रिप्टोफैन की कमी होगी प्यारे दोस्तों उसमें नियासिन की कमी अपने आप हो जाएगी। बोलो भगत और भगवान की जय। अरे राइट आंसर क्या चला गया, ए चला गया। अरे ए क्या चला गया, ए चला गया। नेक्स्ट सवाल ये लो, ये गलत नहीं होना चाहिए। डंपिंग सिंड्रोम वाले को सुपाइन पोजीशन देनी है, हाई फैटी डाइट देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। GERD वाले मरीज को लो फैटी डाइट देनी है।
और हाई फोलस पोजीशन देनी है, तो जीआरडी में हाई फोलस और डंपिंग में सुपाइन। डंपिंग का मतलब डंप हो जाना, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, वीकनेस होगी। डंपिंग सिंड्रोम इज ए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टमी, सब टोटल एंड टोटल गैस्ट्रेक्टमी। CD 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 प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, सवाल ने पूछा ए लेडी विद एट्रियल फिब्रिलेशन, एक लेडी है जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, प्रेजेंट विद ए सडन आर्टीरियल ओकल्जन, अरे अचानक से उसकी आर्टरी में ओकल्जन आ गया, आर्टरी बंद हो गई, ऑफ द लोअर लिम्ब, पैरों वाले। अरे चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ द पुअर प्रोग्नोसिस, और गंदे इलाज का कौन सा साइन होगा? अरे लगातार मान लीजिएगा ये कोई भाभी जी हैं, अरे ये मान लीजिएगा ऐसी कैसी ये टूटी फूटी है क्या? ना बेटा, अरे ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी ना है, बराबर है, जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अब इनको क्या हो गया सर? इनके बीमारी हो गई दिल में, और दिल का एट्रियम बोल रहा है मैं जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाऊंगा। अरे जरूरत से ज्यादा मैं फड़फड़ाऊंगा, कोई बात नहीं है, जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाता है उसमें खून हर्ट में ही रुकता है, बाहर नहीं फेंकता है, और पेरीफेरल पार्ट को खून नहीं मिला पा रहा है, जिसके कारण वो तड़प रहा है। और ये तड़प का इलाज नहीं करोगे तो मरीज में क्या दर्द होगा? दर्द छोटी चीज है। पेलोरनेस का मतलब भैया जी पेल हो जाना, कलर कम हो जाना शुरुआती है, पल्सलेसनेस लास्ट है। अरे इसमें क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। यही तो हम बोलते हैं कि टिश्यू को परफ्यूजन का नहीं मिलने पे कारण क्या देखने को मिलता है? मामला गड़बड़ा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ये लो, बहुत अच्छा सवाल है। बहारों फूल बरसाओ, नॉरसेट का क्वेश्चन आया है, टॉपिक के ऊपर स्टार लगाया मैंने। सॉल्यूशन हम ना कराते हैं, आएगा कुछ और उत्तर आएगा बार कुछ, उससे अच्छा ना आना ठीक रहता है। सही बात है ना? हम तो कल फिर मिलेंगे आपसे सुबह 9:30 बजे और फिर चर्चा करेंगे पेपर के हर एक सवाल के बारे में। ये कौन सा कहाँ से उठ के आया, कैसा आया, कब लगा, कितना जोर का आया, कितना हल्का आया, क्या एग्जैक्ट ये आया या नहीं आया? तो तुम बोलोगे आया सर, ये तो एग्जैक्ट यही आया था। चलो ध्यान रखिएगा, सवाल ने पूछा है प्रेशर सोर के बारे में। प्रेशर सोर बोलो, बेड सोर बोलो, डेकुबाइटिस अल्सर बोलो, कितने से ज्यादा प्रेशर हो जाना? तो आसान सा सवाल था और सबका जवाब भी सही गया। 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगने पे मरीज में बेड सोर प्रेशर अल्सर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? लगातार किसी भी मरीज के एक पोस्चर को मेंटेन करने के कारण अरे वहां की स्किन डैमेज हो जाती है और वो मरीज में क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? अरे ध्यान रखिएगा, उस मरीज में क्या देखने को मिलता है? प्रेशर अल्सर बन जाता है। जैसे कि ये सो रहा है तो इसके बोनी प्रोमिनेंट एरिया कुछ टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं प्यारे दोस्तों? हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। जहां जहां टच होंगे वहां वहां बेड सोर हो जाएगा। अब बेड सोर या प्रेशर अल्सर या डेकुबाइटिस अल्सर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, बोनी प्रोमिनेंट एरिया। बोनी प्रोमिनेंट जो एरिया देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, बोनी प्रोमिनेंट एरिया में स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। स्किन की ऑक्सीजन डाउन होने के कारण वहां क्या हो जाता है सर? इस्चीमिया हो जाता है। और उस इस्चीमिया में जैसे ही आपका फ्रिक्शन होगा, अरे उस इस्चीमिया वाले पोर्शन में जैसे ही फ्रिक्शन रगड़ होगी वहां क्या बन जाएगा? अल्सर बन जाएगा। तो सर इस अल्सर को बचाने का तरीका क्या देखने को मिलेगा? तो रिपीटेड टाइम पोजीशन चेंज। अरे बढ़िया तरीका, प्रिवेंशन के लिए क्या करो? पोजीशन को चेंज करो। बार बार सेम पोजीशन नहीं रखनी है। पोजीशन कितने टाइम से चेंज करें? हर 2 घंटे से। लेकिन अफेक्टेड साइड देनी है तो कितने मिनट देनी है? 15 मिनट। बीमारी की साइड 15 मिनट, नॉन अफेक्टेड साइड 2-2 घंटे से। अरे लगातार किसी भी मरीज में प्रेशर अल्सर या बेड सोर ठीक नहीं हो रहा है, उसको कौन सी डाइट देनी है? विटामिन सी रिच डाइट देनी है, या प्यारे दोस्तों उसको क्या देना है प्यारे दोस्तों? प्रोटीन देना है। इसके अलावा क्या रखना है? उस पोर्शन को ड्राई रखना है। अरे उस पोर्शन को क्या करना है? ड्राई रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट उस पोर्शन का क्या करवाना है? एयर के साथ में एक्सपोजर करवाना है। अरे एयर के साथ में एक्सपोजर करवाना है ताकि वो वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा। और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उस वुंड में इंसुलिन लगा सकते हो। अरे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंसुलिन वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। अरे इंसुलिन वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये प्रेशर अल्सर बेड सोर कितने टाइप का होता है, तो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे प्यारे दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट में बोला जाता है नॉन ब्लिंचेबल इर्थमा, नॉन ब्लिंचेबल, अरे क्या देखने को मिलता है, नॉन ब्लिंचेबल इर्थमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कैटेगरी सेकंड में क्या बन जाता है, ब्लिस्टर, अरे क्या बन जाएगा, ब्लिस्टर यानी फफोला बन जाएगा। अरे थर्ड में क्या देखने को मिलता है सर, मसल्स विजिबल, हड्डियां दिखने लग जाती है, विजिबल देखने को मिलता है। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, हड्डियां, सॉरी मसल्स दिख रही है, यहां बोन विजिबल हो जाएगा, हड्डियां दिखने लग गई। और लास्ट में क्या बन जाएगा, नेक्रोटिक टिश्यू का, अरे नेक्रोटाइज टिश्यू का स्लैब बन जाता है, अरे क्या बन जाता है, स्लैब बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ऐसी कंडीशन आपके मरीज को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि मरीज के अंदर क्या क्या कंडीशन कैसे देखने को मिल रही है, कौन कौन सी कंडीशन है। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसके लिए कौन सी स्केल काम में लें, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेडन स्केल। कौन सी काम में लेनी है, ब्रेडन स्केल काम में लेते हैं, जिसका स्कोर मैक्सिमम 23 होता है। याद करने के लिए लाइन लिखी थी, सनम मेरी फर्जी, अरे सनम मेरी फर्जी में ध्यान रखिएगा इन सब का कंपोनेंट कितना है, अरे कितना देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलता है और इसका 1 कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट 3 तक ही देखने को मिलता है और इन सब का 4 देखने को मिलता है। इन सब का मैक्सिमम 4 है और इसका मैक्सिमम 3 है। तो यारे दोस्तों कितना होता है, 6 चौक 24, 1 कम कर लिया तो 23 हो गया। अगर किसी भी मरीज का स्कोर मोर देन 19 आएगा तो आप बोलोगे नो रिस्क। अगर प्यारे दोस्तों 15 से लेकर के 18 आएगा तो माइल्ड रिस्क। अरे प्यारे दोस्तों अगर 12 से लेकर के 15 आएगा तो मॉडरेट रिस्क। अगर प्यारे दोस्तों 10 से लेकर के 12 आएगा तो सीवियर रिस्क, और लेस देन 9 आया तो वेरी सीवियर रिस्क देखने को मिलती है। ये रिस्क को बताता है, कन्फर्मेशन को नहीं बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जितने बड़े शब्दों में मैं लिख सकता हूं, मैं एक चीज लिखने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है प्यारे दोस्तों, ये आज के नॉर्थ सेट के लिए आज के आनंद की जय बोलना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या देखने को मिलेगा। अगर एग्जामिनर ये वाली लाइन पूछे तो ये, और ये वाली लाइन पूछे तो ABCDE। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन शब्दों को ध्यान रख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, परख लीजिएगा, सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। घबराने वाले घबराते जाएंगे और पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। अरे एग्जामिनर डाइट पूछे तो प्रोटीन देना है और विटामिन पूछे तो सी देना है। सवाल को पढ़ो और जवाब दो। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट शुड बी ऑलवेज प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल। बेसिक लाइफ सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड इन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट हॉस्पिटल के बाहर है, वहां सुविधाओं का अभाव है, जुगाड़ चलेगा। यहां 1% भी जुगाड़ नहीं चलता है। वेल एस्टैब्लिश चीजें अवेलेबल देखने को मिलती है। और यहां फॉर्मूला है कंप्रेशन है, एयरवे ब्रीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, केप फॉर्मूला शुड बी यूज। कंप्रेशन लगाना है 30:2, 30:2, 30:2 और 15:2 किसमें काम में लेना, 2 रेशियो अगर इन्फेंट और बच्चे में पूछे तो। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। वहीं मैंने बोला एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सब सवाल अरे एग्जामिनर ट्रोमा आज ध्यान रखिएगा, ट्रोमा और ओटी जितना आएगा उतना कोई नहीं आएगा। ट्रोमा सेंटर और ओटी जितना आज के पेपर में आएगा उतना कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले जाना। अरे हर एक सवाल पूछेगा, ए पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ए पेशेंट कम आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, ए पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी। हर सवाल यही उठ के आएगा, पाकू में आया, यहां आया, वहां आया, तो वहां सीधा ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन में एयरवे ढूंढो। जब एयरवे होता है तो आज के आनंद की वहीं जे बोल दो। अरे नहीं आता है तो ब्रीथिंग ढूंढो, ब्रीथिंग नहीं है तो सर्कुलेशन ढूंढो, सर्कुलेशन नहीं है तो डिसेबिलिटी ढूंढो, और डिसेबिलिटी नहीं है तो एक्सपोजर या एनवायरमेंटल एक्सपोजर के बारे में देखने की कोशिश करो। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर वहीं पे मैं पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बोलूं, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में ABCDE फॉर्मूला आता है, सेम टू सेम मामला है। क्लियर है, BLS वाले फॉर्मूले के अंदर भी कंडीशन ध्यान ही है। नेक्स्ट एडल्ट अगर आपको मिलता है बाहर कहीं तो पहले फोन करना, और बच्चा मिले तो पहले CPR टिकाना। अरे बच्चा मिले तो CPR टिकाना। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। GCS और एबगार स्कोर को जरूर पढ़ के जाना, एबगार स्कोर आएगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां वाला मामला क्या चला गया, D देखने को मिल रहा है। अरे यहां वाला मामला क्या हो रहा है, D देखने को मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट अगर सवाल के बारे में बात करें, बेड शोर और बर्न में से एक सवाल आएगा, आना ही पड़ेगा। और नहीं आया
तो फिर पिछली बार की तरह पेपर गड़बड़ाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कुछ सवालों की इज्जत होती है मार्केट में, जैसे कि हिपेरिन और वारफरिन पेपर में नहीं आता है तब तक पेपर नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर हिपेरिन और वारफरिन पेपर में नहीं आए तो पेपर नहीं है। नॉर्सेट ने पिछली बार नहीं दिया तो पेपर आउट हो गया, समझ पा रहे हो, और प्री में दिया तो आउट ना हुआ। तो हिपेरिन और वारफरिन अपनी मार्केट में एक अलग वजूद की साख रखते हैं। एम्स दिल्ली में बेड शोर और बर्न एक अलग वजूद रखते हैं। शौक वाला क्वेश्चन एक अलग वजूद रखता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एम्स दिल्ली के दिल में बसने वाले सवालों में से उछल के आता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बेस्ट मेथड टू चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर। अरे इंटरजुगुलर वेन में सेंट्रल लाइन कैथेटर आपने लगाया है, इंटरजुगुलर वेन में कोई सेंट्रल लाइन कैथेटर लगाया है, तो क्या बेस्ट मेथड देखने को मिल सकता है? मैंने कल कॉम्प्लिकेशन बता दिए प्यारे दोस्तों, टेंशन न्यूमोथोरेक्स कल कॉम्प्लिकेशन बता दिया था। टेंशन न्यूमोथोरेक्स नहीं आए तो न्यूमोथोरेक्स दे देना, चलेगा। सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक कर लो, प्रेशर अभी कहां करो, उड़ा दो। अरे नेक्स्ट एक्सरे कर लो, सबसे बढ़िया एक्सरे में देख लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर रेडियो ओपेक लाइन होती है, टेम्परेचर से कुछ ना पता चलेगा, आस्कल्टेशन नहीं करना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सीवीपी के लिए सीवीपी में क्या होता है, हिपेरिन का पंप लगा होता है, हिपेरिन पुश किया जाता है, सीवी को फ्लश करने के लिए 10 ml की सिरिंज काम में ली जाती है, सेंट्रल लाइन की ट्रेसिंग बराबर करनी है। इन्फेक्शन के मोर चांस होते हैं, 14 दिन से ज्यादा कोशिश करें कि ना रखें, क्लियर हो सके तो ना रखें। अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो कंटिन्यू परसिस्टेंट रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। सेंट्रल लाइन लगाने का मकसद क्या हो सकता है? दवाई देना हो सकता है, सेंट्रल लाइन प्रेशर चेक करना हो सकता है, मरीज में प्रेशर हो सकता है, लार्ज कैविटी की मेडिसिन हो सकती है, या मरीज को फूड पार्टिकल बोले तो भैया जी न्यूट्रिशन देने के लिए भी सेंट्रल लाइन काम में ली जा सकती है। एम्स दिल्ली का सर्वाधिक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मरीज में या तो न्यूमोथोरेक्स होगा, अरे ध्यान रखिएगा आज के पेपर में न्यूमोथोरेक्स होगा, या मरीज में हीमोथोरेक्स होगा। अरे क्या होगा? हीमोथोरेक्स होगा, या प्यारे दोस्तों क्या होगा? प्लूरल इफ्यूजन होगा। अरे प्लूरल इफ्यूजन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट है। सर वो क्या बोलेगा, यहां पूछेगा कहां लगाऊं निडल, तो 2 से 3 इंटरकोस्टल स्पेस में लगा दो। और अगर प्यारे दोस्तों आपको निडल घुसेड़नी है तो आपको कहां जानी है? मिड क्लेविकुलर लाइन में जाना है। वहीं पे अगर एग्जामिनर बोले मुझे तो ट्यूब लगानी है तो मिड एक्सिलरी लाइन में जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्यूब हमेशा एक्सिलरी लाइन में लगाई जाती है। अरे ध्यान रखिएगा, नहीं देना है बेटा। क्यों देना है? जब दूसरे रूट मिल जाते हैं तो अमृता ठीक है, ना मिले तो ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है तो डूबी कश्ती का सारा सहारा होता है, चलेगा। हाँ, भगवान के साथ में सारा का मतलब सारा भाई नहीं है, सबका, चलेगा। ध्यान रखिएगा, मिड एक्सिलरी लाइन में लगाना होता है। चलो ध्यान रखिएगा, मिड एक्सिलरी में ट्यूब होती है, मिड क्लेविकुलर में निडल होती है, और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में सबसे पहले निडल लगाओ वरना स्वाहा हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब आपको सबको पता है हवा है तो 2 से 3 में लगाओ, और भैया जी पानी है तो 8 और 9 में लगाओ, और मोस्ट कॉमनली 4 और 5 में लगाओ। मोस्ट कॉमनली 4 और 5 में लगाओ, चिंता मणियों चिंता ना करनी है। ये भारी चीजें होगी नीचे होगी, और वो हवा चीजें हल्की हल्की ऊपर देखने को मिलेगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। और भैया जी सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है कमेंट करके बता दो। अरे सीवीपी प्रेशर कितना देखने को मिलता है? सीवीपी प्रेशर चेक करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? अरे मरीज में सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा एंगल बनता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्लेबोटैक्सिस एंगल बनता है। राइट एट्रियम लेवल पे चेक किया जाता है, जीरो लेवल पार्टिकल पे चेक करने की कोशिश करते हैं। अरे ध्यान रखो, चेक करोगे या नहीं करोगे? बहुत बढ़िया। दस ml की सिरिंज से करेंगे बेटा गोविंद, बहुत बढ़िया। 3 से 8 mm ऑफ Hg, या बोले तो 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2, दोनों में से जो पूछे वो जवाब टिका देना, चिंता नहीं करनी है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये आएगा, हो गई है बेटा?
चलो, ए पेशेंट ऑफ आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ब्रोट टू द इमरजेंसी विद जीसीएस 9/15, 15 में से 9 जीसीएस चल रहा है, मामला ठीक ही है, ध्यान रखिएगा। ये 15 में से 9 चल रहा है, क्या है, चलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, बोले तो सेमी कॉन्शियस है। क्या है, सेमी कॉन्शियस। 13 से 15 कॉन्शियस होता है, अरे भैया जी उससे नीचे सेमी कॉन्शियस होता है, 8 से नीचे क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, और 3 से कम होता है डीप कोमा होता है। अरे लेस देन 3 क्या कहलाता है, लेस देन 3 को डीप कोमा बोलना है, क्या बोलना है, डीप कोमा, और मरा हुआ भी इसी में है, क्लियर है। लेस देन 8 क्या कहलाता है, अनकॉन्शियस कहलाता है, अनकॉन्शियस कहलाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है, मोर देन 8 वाला क्या होता है, सेमी कॉन्शियस होता है। अरे ये क्या देखने को मिलता है, सेमी कॉन्शियस देखने को मिलता है, और 13 के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल वाला मामला होता है, चलेगा। नेक्स्ट आपसे बोल दिया देयर इज नो विजिबल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और जब हमने देखा तो बाहर कोई खून की बूंदे नजर नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट बोल दिया कि आईवी फ्लूइड रिससिटेशन वाज द स्टार्टेड, आईवी फ्लूइड लगा दिया बट पेशेंट रिमेंड हाइपोटेंसिव, हमने फ्लूइड लगा दिया फिर भी मरीज का लगातार बीपी घटता हुआ नजर आ रहा है, चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीस्ट लाइकली कोजेज, बहुत कम क्या चांस है, अरे बहुत कम किस चीज के चांस है कि मरीज में हो सकता है, सबड्यूरल हिमेटोमा हो सकता है। अरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट बोल रहा है स्प्लीनिक रप्चर, हीमोथोरेक्स, लीस्ट लाइक, चलो एक बार वापस पढ़ता हूं। ए पेशेंट ऑफ द आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ब्रोट टू द इमरजेंसी, आपातकाल में आया, जीसीएस 9 बन रहा है, नो एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बाहर कोई खून नहीं निकल रहा है, और आपसे बोल दिया फ्लूइड रिससिटेशन कर दिया है, बट पेशेंट रिमेंड हाइपोटेंसिव, मरीज का बीपी लगातार घट रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली कोजेज, बहुत कम क्या कारण हो सकता है, बहुत कम क्या कारण देखने को मिलेगा, सबका ये आ रहा है प्यारे दोस्तों। सबड्यूरल हिमेटोमा है, स्प्लीनिक रप्चर है, हीमोथोरेक्स है, प्यारे दोस्तों रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज है। रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज का मतलब भैया जी पेरिटोनियम के पीछे हेमरेज होना। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में किडनी आती है, किडनी में कोई डैमेज होगा तो प्यारे दोस्तों खून निकलेगा, खून निकलेगा तो हाइपोटेंशन होगा, तो इसमें तो होता है। आपको सबसे कम चांस बताने, हीमोथोरेक्स का मतलब हो गया फेफड़ों में खून जम गया, खून जम गया, बीपी घट गया, बीपी घटेगा तो घटेगा। स्प्लीनिक रप्चर एब्डोमिनल ब्रंट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन रप्चर होने वाला ऑर्गन है स्प्लीन, और स्प्लीन का रप्चर में स्प्लीनेक्टमी करते हैं। स्प्लीनेक्टमी वाले मरीज के पोस्ट ऑप में एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑब्जर्व करना है हेमरेज का असेसमेंट के लिए, और स्प्लीनेक्टमी वाले मरीज को दी जाने वाली वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो इसमें भी होगा, सब में खून निकल रहा है, अरे सब में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, सब में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग मरीज में क्या करवा रही है, हाइपोटेंशन टेकीकार्डिया। ब्लीडिंग सब में क्या करवा रही है, हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया करवाती है। अरे क्या करवाती है, हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया करवाती है। लेकिन मुन्ना जब सबड्यूरल हिमेटोमा होगा, अरे ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर जैसे कि मैं प्यारे दोस्तों हेड इंजरी को ज्यादा डीप में मैं नहीं ले जा सकता, हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी अलग है। सर में मरीज के चोट लग जाना, हेड इंजरी वाली चीजें आती है जिसमें कंप्लीट इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, लीनियर फ्रैक्चर हो सकता है, कॉन्फ्यूजन हो सकता है, कंट्यूजन हो सकता है। समय का अभाव है, मुझे बताना पड़ेगा। इसके लिए एक नाम है लीनियर, एक का नाम है कंफ्यूजन, एक का नाम होता है कंट्यूजन, एक का नाम है कंट्यूजन। अरे प्यारे दोस्तों एक का नाम होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, नाम देखने को मिलता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, और इसके बाद में नाम देखने को मिलता है हिमेटोमा। क्या नाम देखने को मिल सकता है, हिमेटोमा। एग्जामिनर ऐसे शब्दों का यूज कर सकता है। अब हेड इंजरी कैसे हुई है आप सबको पता है, या तो मरीज हाइट से गिर गया या मरीज गड्ढे में गिर गया, यानी फॉल फ्रॉम हाइट या फॉल फ्रॉम डेप्थ, या तो किसी जमीन में गिर गया या ऊपर से गिर गया, चोट लगी, चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहां है। तुम कहते हो किसी और पे दिल खोल के मर लूं, इतना वक्त कहां है। अभी तो मां बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया और तुम सोच रहे हो कि आराम कर लूं, इतना वक्त कहां है। आराम नहीं करना है। सुनो, लीनियर फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर का मतलब मरीज के क्रेनियम हड्डी के ढांचे में लाइन आ चुकी है। अरे मरीज के हड्डी का ढांचा ये था, इसमें प्यारे मित्रों कोई लाइन बन गई, अरे इसके ऊपर कोई पतली सी लाइन बन गई, दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रैक्चर। अरे क्या हो गया, लीनियर फ्रैक्चर। दूसरा डिप्रेस फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूट गई और हड्डी टूट के अंदर फिक्स हो गई। अरे ध्यान रखिएगा, यहां क्या बोलोगे, बोन। अरे बोन डिप्रेस्ड, बोन डिप्रेस्ड इनटू ब्रेन, अरे बोन डिप्रेस्ड इनटू द ब्रेन, मरीज के ब्रेन में बोन डिप्रेस्ड हो गई है। ध्यान रखिएगा, हड्डी टूट के मरीज के ब्रेन में फट गई है, फंस गई है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड। ये दोनों क्लोज फ्रैक्चर के टाइप
है? अरे ये दोनों किसके टाइप है? क्लोज के देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नाम आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड का मतलब भैया जी हड्डी टूट के बाहर निकल गई। ब्रेन फ्रैक्चर बता रहा हूं, ये दोनों क्लोज फ्रैक्चर है। अरे ये दोनों क्लोज ब्रेन क्लोज हेड इंजरी के फ्रैक्चर है। यहां अगर आपको मैं बोल दूं कि एक मरीज है जिसमें कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो आपको बोलना हड्डी टूट के, अरे ध्यान रखिएगा, आउटसाइड आ गई है, आउटसाइड द बोन, आउटसाइड बोन विजिबल फ्रैक्चर। हड्डी टूट गई, हड्डी टूट के अंदर से बाहर आ गई है। ब्रेन की हड्डियां बात कर रहा हूं, पैरों की बातें नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अरे हड्डी टूट के धस गई है, हड्डी में लाइन बन गई है, दोनों पेटी पैक है, इधर पेटी खुल चुकी है और अंदर का मामला बाहर आ चुका है। नेक्स्ट होता है कंपा। अरे भैया जी कौन सा देखने को मिल सकता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नाम याद होगा, कम्युनिकेटेड की डेफिनेशन, कम्युनिकेटेड सेम टू सेम है कि हड्डियों के चिथड़े चिथड़े उठ जाना। अरे बोन के फ्रेगमेंट में टूट जाना क्या कहलाती है? कचुंबर बन गया है बोन का, बोन का कचुंबर बना तो ब्रेन की कल्पना तुम कर सकते हो। आगे चलो, कंफ्यूजन का मतलब माइनर इंजरी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन एक प्रकार की माइनर इंजरी होती है। अरे क्या होती है प्यारे दोस्तों? माइनर इंजरी होती है। जैसे कि इसके लिए सबसे बढ़िया खेल बताएं, जैसे कि लंगड़ी टांग खेल सबने खेला होगा, लड़कियां ने स्पेशल खेला होगा कॉलेज में या स्कूल में। एक पैर में हो जाता था, भाग भाग के दूसरे को पकड़ते थे और कई बार सामने वाला निकल जाता और अपना सर दीवार से टकराता था। पहला खेल ये हो गया। दूसरा कभी खेल हंसी मजाक के दौरान अपना सर जाकर के दीवार से टकराता है और दिमाग में, अरे दीवार से टकराने से दिमाग के जो तार हिलके जो झंझनाहट पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। अरे उसे कंफ्यूजन बोला जाता है। जैसे ही भजीड़ लगा, लगते ही एकदम आंखों के आगे अंधेरा और 2 मिनट में सेटल डाउन, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड माइनर इंजरी। ये माइनर इंजरी है। छोटा सा सिंपल सा सिद्धांत है। पापा ने जोर से खींच के थप्पड़ मारा, एक बार एकदम दिमाग 360 वे घुमा, फिर सेटल हो गया, माइनर इंजरी है। नेक्स्ट होता है कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब मेजर इंजरी है, सीवियर है। अरे कंट्यूजन का मतलब मेजर इंजरी या सीवियर इंजरी के रूप में जाना जाता है कंट्यूजन को। यानी इसमें ब्रेन के ऑर्गन डैमेज नहीं हुए, यहां डैमेज हो गया, दोनों में भचीड़ लगा है। अरे हाई जोर से ना लगा, धीरे से लगा, या जोर से लगा। और हिमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। हिमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड, खून जमने लगा है। अब खून जमने लगता है तो प्यारे दोस्तों बीमारी आती है एपिड्यूरल हिमेटोमा, एडीएच। अरे भैया जी नाम आता है सबड्यूरल हिमेटोमा, अरे सब एरिकनोइड हिमेटोमा। ऐसी इंजरियां होती है। अब प्यारे दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलता है, या इसमें बोल सकते हो इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या रप्चर देखने को मिलता है? आर्टीरियल रप्चर देखने को मिलता है। और आर्टीरियल रप्चर होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अरे ये क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा डेंजरस। सर इन तीनों ही कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? वीनस रप्चर होता है। अरे यहां क्या होता है? वीनस रप्चर होता है। और प्यारे दोस्तों वीनस रप्चर होगा तो ये थोड़ा लेस डेंजरस है, ऐसा नहीं कि डेंजरस नहीं है। तो एपिड्यूरल हिमेटोमा इज ए सीवियर डेंजरस एंड सबड्यूरल, सब एरिकनोइड एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अब इन किसी भी प्रकार का दिमाग में चोट लगे, अरे दिमाग की चोट का सबसे अर्ली साइन क्या आएगा? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहली चीज ये आएगी। उसके बाद में मरीज में इंक्रीज, ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलता है? अरे मरीज में इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी बढ़ेगा। अरे मरीज में क्या देखने को मिलता है? ओटोरिया, ओटोरिया देखने को मिलेगा। मरीज में राइनोरिया, मरीज में राइनोरिया होगा। ओटोरिया में कान से ब्लीड आता है, ध्यान रखिएगा। और नाक से प्यारे दोस्तों ब्लीड भी हो सकता है। और नाक से सीएसएफ का लीकेज हो सकता है। सीएसएफ का क्या हो सकता है? लीकेज, जिससे रिंग बनती है उसे हेलो रिंग बोला जाता है। सर हेलो रिंग कैसे चेक की जाती है? गोज पीस पे येलो कलर की बनने वाली लाइन हेलो रिंग कहलाती है। हेड इंजरी के मरीज में प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिल सकता है? रेकोन आई। रेकोन आई का मतलब इकाइमोसिस सराउंडिंग द ऑर्बिटल कैविटी। और मरीज में देखने को मिल सकता है बैटल साइन। अरे ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे सीएसएफ लीकेज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है? बीटा ट्रांसफेरिटिन, बीटा ट्रांसफेरिटिन देखने को मिलता है जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोले सबसे पहले अल्टर्ड हो गया, आईसीपी बढ़ा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अरे आईसीपी में सीधा सीधा लिख दूं एसबीआई बनेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मरीज का बढ़ेगा। अरे मरीज में ब्रेडिकार्डिया होगा। मरीज में इरेगुलर रेस्पिरेशन बोले तो ब्रेडिप्निया। और मरीज में कुस्माउल्स रेस्पिरेशन होता है। तो प्यारे दोस्तों बीपी बढ़ा या घटा? बीपी बढ़ गया। आपसे पूछा है लीस्ट लाइकली चांसेज, वहां आपके मरीज में हाइपोटेंशन हो रहा है, इस मरीज को हाइपरटेंशन होगा। क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी बढ़ने के कारण। क्लियर है? चलेगा।
इसी के साथ में समय की सीमाएं हो चुकी है प्यारे मित्रों समाप्त, और बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों आप सब लोगों के आज के एग्जाम के लिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अरे ये क्या लेना है आपको, बेस्ट ऑफ लक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जाएगा और अपनी सफलता के झंडे गाड़ के आएगा। आज के पेपर के लिए 2-4 शब्द बोलूंगा, बनने वाले तमाम अति महत्वपूर्ण सवालों के लिए खुद को बोलिएगा मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। पेपर का कॉमन पैटर्न रहेगा, समय सीमाओं का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन तक रीच कर पाए। उन क्वेश्चन में हाथ नहीं डालना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। पेपर में वो क्वेश्चन प्रायोरिटी में करें जो आपको ज्यादातर आते हैं, 100% आते हैं। पेपर को 2 पैटर्न में करना है। पहला पेपर होगा कि लगातार आने वाले सवालों को करें, उसके बाद दूसरे राउंड में 75-25, 50-50% वालों को करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सवाल करने के बाद आंसर को किसी भी हालत में चेंज नहीं करना है, चाहे भगवान भी अवतार ले ले। सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन है और नर्सिंग में तुम्हें आता है, तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो विश्व में किसी को नहीं आएगा। सर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करें, तो मैक्सिमम की लिमिटेशन 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं किए जा सकते, लेकिन मिनिमम कितने करें, तो प्यारे दोस्तों आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे +20 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कम से कम उससे 20 क्वेश्चन ज्यादा आप सभी को करने हैं। अगर उससे भी कम करते हो तो आप बाहर हो सकते हैं दौड़ से। प्यारे दोस्तों ज्यादा कंपटीशन टफेस्ट नहीं है, अपने आप को समेटें, नेगेटिव मार्किंग को कम करना है ताकि सफलता के झंडे गाड़ेंगे। 4 स्टूडेंट से लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, और 4 स्टूडेंट को आप पीछे करके सिलेक्शन की लिस्ट में आओगे। समझ पा रहे हो? तो मिनिमम कितने करने हैं क्वालिफाइंग, जिस बंदे का क्वालिफाइंग 50 नंबर चाहिए उसको 70 कम से कम करने हैं, जिसको 45 चाहिए उसको 65 जरूर करने हैं, जिसको 40 चाहिए उसको 60 क्वेश्चन मिनिमम करने। मिनिमम का मतलब पूरे हाथ बांध दिए। मैक्सिमम कितने करें, तो प्यारे दोस्तों मैक्सिमम 100 करें। ऑन एंड एवरेज मेरे दिल से पूछोगे तो 70-80 जरूर करें। बाकी टोटली डिपेंड अपॉन द पेपर होता है, पेपर का जो लेवल होता है उसी के आधार पर वो चीजें देखने को मिलती है कि कितने करने कितने नहीं करने। बड़े क्वेश्चन को पहले स्किप करना है, बाद में लास्ट में समय मिले तो टाइम देना है। शुरुआत में टाइम मैनेजमेंट जरूर रखें, अपने पेपर में लास्ट तक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें। कई बच्चों का पहला क्वेश्चन इजी आएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, वो पूरे पेपर को लपेट लेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन कई बच्चों का पहला क्वेश्चन बहुत टफ आए तो उसको 30 नंबर से शुरू करना है। अगर लगातार शुरू के 3 क्वेश्चन टफेस्ट आते हैं तो यू शुड गो एंड पेपर स्टार्ट फ्रॉम 13 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर से शुरू कर देना। इनको लास्ट में कर देंगे, क्योंकि जिसके शुरू में हार्ड है उसके लास्ट में कठिन है, और जिसके लास्ट में कठिन है उसके शुरू में हार्ड है। चीज को समझ रहे हो? तो उस चीज के लिए जरूर ध्यान रखें कि आगे का सीक्वेंस किस प्रकार से होगा और तुम करके आओगे, क्योंकि तुम राफेल स्टूडेंट हो, तुम गूगल स्टूडेंट हो। अरे एक दिन में मेहनत नहीं की है, बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो, उसका परिणाम बढ़ चढ़ के बोलेगा और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। मान के पेपर के अंदर उतर जाएगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाएगा, और जब भी दिल के अंदर जरूरत पड़ जाए पेपर में तो दिलो जान से आवाज लगाना। तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे मिट्रल वॉल से आवाज आएगी कि बेटा इसका ए टिका दे, इसका बी कर दे, इसका सी कर दे, और तू सिलेक्शन निकाल के लाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। तो मत कर परवाह तू आज उनकी जो तुझे देते हैं ताना, अरे झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं कल फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।